हाय दोस्तों। तो आज हम लोग मई महीने की वीडियो करंट की वीडियो को लेकर आए हैं। तो इस मई महीने की करंट की वीडियो में बिहार स्पेशल जो करंट है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी से लेकर अप्रैल तक के जो भी टॉपिक है उसके वीडियो को हम लोगों ने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। तो फास्ट रिवीजन का यह वीडियो है, डिटेल में इस पर नहीं बताया जा रहा है। जो भी लोग फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं या जिन लोगों की करंट सही है वो देखना चाहते हैं तो वे लोग देख सकते हैं। ऐसे नए लोग जो 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तब जाकर उन्हें क्लियरिटी होगी, तो उन लोगों के लिए 2-3-4 बार देखना पड़ेगा। तो ये फास्ट डिवीजन कोर्स है ताकि काफ़ी तेज़ गति से हम लोग करंट को, बिहार के करंट को, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के करंट को हम लोग काफ़ी तेज़ी से एक बार रिवाइज कर सके। तो यह करंट का जो टॉपिक है यह अक्टूबर 2023 से लेकर अगस्त सितंबर 2024 तक के सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा ताकि बीपीएससी एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्न यहाँ से आ सके। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं मई महीने की बिहार स्पेशल। ये बिहार स्पेशल की वीडियो है, इसमें बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। शुरू करते हैं मई की। इससे पहले हम लोगों ने बाकी महीने की करंट का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर किन लोगों को इसका पीडीएफ प्रिंट करना है तो वे लोग जा सकते हैं कहाँ, बीपीएससी मेकर एक प्ले स्टोर पे चैनल मिलेगा, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से फिर आपको ख़रीदना पड़ेगा इसका कोर्स करंट का, वहाँ से आपको पीडीएफ अवेलेबल वे लोग करा देंगे। तो हमने भी इसका कोर्स ले रखा है, तो हमें अपनी सुविधा के अनुसार हम इसका वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल रहे हैं ताकि हम अपनी वीडियो को फिर से देख सकें, हमें भी सहायता हो सके और बाकी लोगों को, जिन लोगों को भी ज़रूरत पड़े वे लोग देख सकते हैं। फास्ट डिवीजन के तौर पे अच्छे क्वेश्चन का संग्रह है और काफ़ी सहयोग मिलेगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 18वां लोकसभा चुनाव 7 चरण में आयोजित हुआ। बताएं कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। यहाँ से क्वेश्चन उठना शुरू हुआ कि 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरण में चुनाव होता है। पहला चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होता है और 1 जून को 7वें चरण का चुनाव होता है। 7 चरणों के चुनाव में कुल बिहार में 40 सीटों पर चुनाव होता है और बिहार में 7 चरण में चुनाव होता है 40 सीटों पर। यूपी में जो है 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 है और बंगाल में 42 सीटें हैं। कहाँ? बंगाल में 42 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48, यूपी में 80 और बिहार में 40 सीटें हैं। 7 चरण में चुनाव हुआ। 7 चरण में केवल 3 स्टेट में चुनाव हुए। कौन कौन? यूपी में, बंगाल में और बिहार में। बाकी सभी जगह जो है 7 चरण में चुनाव नहीं हुआ। केवल 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ 7 चरण में चुनाव हुआ। यह 18वां लोकसभा चुनाव था। कितना? 18वां लोकसभा चुनाव था। 7 चरण में हुआ। 19 अप्रैल से शुरू हुआ, 1 जून तक चला है चुनाव 7वें चरण का, आखिरी चरण का, और 4 जून को इसका रिजल्ट हुआ। तो 18वां लोकसभा चुनाव जो 7 चरणों में आयोजित हुआ। इसका पहला चरण 19 अप्रैल को और अंतिम चरण 1 जून 2024 को आयोजित किया गया। इसका परिणाम 4 जून को आया। सिर्फ 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ 7 चरणों में चुनाव हुए, यूपी, बिहार और बंगाल। इन तीनों राज्यों में लोकसभा सीट तो यूपी में 80, बिहार में 40 और बंगाल में 42। बाकी लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 हो सकती है, अभी 543 है। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन और राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। उच्च सदन कभी भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यों में लोकसभा की सीटें तो यूपी में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39 है, एमपी में 29 है, कर्नाटक में भी 28 सीट है और गुजरात में कुल 26 सीटें हैं लोकसभा की। ऐसे बिहार में जिन 7 चरणों में चुनाव हुआ तो उन 7 चरणों का दिया गया कि कौन से चरण में, किस डिस्ट्रिक्ट में या किस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुए। तो चरण 1 में 19 अप्रैल को चरण 1 का चुनाव हुआ और उसके बाद 26 अप्रैल को चरण 2 का, 7 मई को चरण 3 का, 13 मई को चरण 4 का, 20 मई को चरण 5 का, 25 मई को चरण 6 का और 1 जून को चरण 7 का चुनाव हुआ। फाइनली 4 तारीख को इसका रिजल्ट आया। तो 19 अप्रैल से 1 जून तक यह चुनाव चला है। मुख्य रूप से इसमें अगर पूछे तो 7वें चरण के चुनाव से रिलेटेड बिहार में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या कि मेन सीट जो है पाटलिपुत्र, पटना और पटना साहिब, इन सब जगहों पर, नालंदा, इन सब जगहों पर 7वें चरण में ही चुनाव संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव जो है वह 18वां लोकसभा चुनाव था। कितना? 18वां, ध्यान रहे, डेट पता है। परिणाम 4 जून को आए। यह लोकसभा चुनाव जो था 543 सीटों के लिए पूरे देश में 7 चरण में आयोजित हुआ। सिर्फ 3 ऐसे राज्य जहाँ 7 चरणों में चुनाव हुए, यूपी, बिहार और बंगाल। लोकसभा चुनाव तो कुल 543 में से बिहार में कितनी? 40 सीटें हैं। 18वें लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको एनडीए कहते हैं, इसमें 30 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। वहीं महागठबंधन इंडिया अलायंस को 9 सीटों पर जीत मिली। एक जो है पप्पू यादव जीते थे। यह सीट पूर्णिया लोकसभा, पप्पू यादव जो जन अधिकार पार्टी ने जीत दर्ज की। बिहार में भाजपा ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, 12 में जीत हासिल हुई।
जदयू 16 पर चुनाव लड़ी जिसमें से 12 सीटें हासिल हुई। लोजपा रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी जो 5 सीटें पर चुनाव लड़ी और 5 सीट में इन्हें जीत हासिल हुई। वहीं हम जीतन नामाजी की पार्टी 1 पे चुनाव लड़ी और 1 पे इन्हें जीत हासिल हुए। राजद ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 में इन्हें जीत हासिल हुई। कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, 3 में इन्हें जीत मिली। वहीं भाकपा माले 3 सीटों पर चुनाव लड़ी, 2 पे इन्हें जीत मिली। वहीं निर्दलीय पप्पू यादव एक जन अधिकार पार्टी से थे, इन्होंने 1 सीटों को जीता। लोकसभा चुनाव 2051-52 की जो इमेज है आप देख सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एक था सी विजिल ऐप, आचार संहिता उल्लंघन के मामले की शिकायत दर्ज करने के लिए चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया। तो क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि सी विजिल ऐप लॉन्च करने का क्या उद्देश्य था चुनाव आयोग का। तो आचार संहिता जो था उसके उल्लंघन के मामले, अगर आचार संहिता का कोई उल्लंघन करता है तो उससे संबंधित मामलों में शिकायत को दर्ज करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, क्या, सी विजिल ऐप। और नो योर कैंडिडेट ऐप, तो नो योर कैंडिडेट ऐप तो निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड जानने के लिए नो योर KNOW नो मतलब जानना होता है। नो योर कैंडिडेट ऐप निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार की आपराधिक रिकॉर्ड को जानने के लिए नो योर कैंडिडेट ऐप को लॉन्च किया गया। वहीं सक्षम ऐप, तो विकलांग व्यक्तियों को मतदान केंद्र तक मतदान सुनिश्चित कराने के लिए जो है सक्षम ऐप को चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। भारत निर्वाचन आयोग, तो भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और अस्थायी संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है यह एक स्वतंत्र और अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 29 तक है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 2001 में आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या रखा गया है? सुमेध। क्या नाम है? सुमेध बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे सीमेज समूह के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया गया। इसका अनावरण 30 अप्रैल 2024 को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव के द्वारा किया गया था। सोफिया भी एक प्रकार की ह्यूमनॉइड रोबोट है। कौन? सोफिया। इसे हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसे 2017 में सऊदी अरब के द्वारा नागरिकता भी प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट है कि सोफिया को सऊदी अरब ने 2017 में नागरिकता दिया था। हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विकसित AI संचालित समाचार एंकर सना को इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन द्वारा 2024 में ग्लोबल मीडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो किसको? सोफिया को जो है, सोफिया को सऊदी अरब ने 2017 में नागरिकता दी थी सोफिया को। और सना जो है, इस सना को AI संचालित समाचार एंकर है सना। इस सना को इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन द्वारा 2024 में इंपॉर्टेंट है ग्लोबल अवार्ड से भी सम्मानित इसे किया गया। बाकी मीका AI रोबोट है और सोफिया ह्यूमनॉइड रोबोट है। मीका जो है वह AI रोबोट है और सोफिया ह्यूमनॉइड रोबोट है। मीका बनी दुनिया की पहली रोबोट CEO। तो कोलंबिया की एक कंपनी डिक्टेडोर ने CEO के पद को हटाकर एक AI रोबोट को CEO बनाया है जिसका नाम मीका है। इसे हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टेडोर के द्वारा तैयार किया गया था। हांगकांग की हैंसन रोबोटिक्स ने ही पॉपुलर ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया को तैयार किया था। यानी हांगकांग की कंपनी जो है हैंसन, इसी ने ही हैंसन रोबोटिक्स ने ही ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया को भी तैयार किया था, जिसे अक्टूबर 2017 में सऊदी अरब द्वारा नागरिकता दी गई थी। बाकी तीसरा क्वेश्चन, हालिया घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी स्कूल ने खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरनताल यानी स्विमिंग पूल बनाने की घोषणा? तो ये बिहार राज्य ने। बिहार के सरकारी स्कूल में खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों में तरनताल यानी कि स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे, जिसका उद्देश्य छात्र छात्राओं को तैराकी में दक्ष करना, एक्सपर्ट बनाना है, ताकि बाढ़ के समय वे खुद का बचाव कर सके और अपने गाँव के आसपास में डूब रहे लोगों को भी हर संभव मदद पहुँचा सके। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश पर भवन निर्माण विभाग ने स्विमिंग पूल का प्रारूप एवं उसकी अनुमानित लागत तय की है। 25 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा स्विमिंग पूल, साथ ही दोनों चेंजिंग रूम बनाने के लिए 2 चेंजिंग रूम बनाने के लिए 4,46,52,000 रुपये की लागत लाई जाएगी। हाल ही में 1 मई 2024 को पटना बिहार के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हुआ। बताया उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 2015 में। बिहार ही नहीं बल्कि भारत के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का पटना में 1 मई 2024 को निधन हुआ। 91 वर्ष की उम्र में बिहार मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष रह चुके हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में देश के चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया था।
बिहार को मिले पद्मश्री तो अशोक कुमार विश्वास टिकुली कला के लिए मिला है, सुरेंद्र किशोर को साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए, राम कुमार मल्लिक को ध्रुपद गायन कला के लिए और शांति देवी पासवान और शिवम पासवान को मधुबनी और मिथिला पेंटिंग्स में गोदान शैली कला के विकास के लिए मिला है। इस वर्ष 2024 में पूरे भारत में 110 को पद्मश्री, 5 को पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण सहित कुल 132 लोगों को यह पुरस्कार मिला। कितने? 132 लोगों को सम्मान मिला। बिहार को मिले पुरस्कार तो इस बार कुल 110 पद्मश्री में से 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण पुरस्कार और 110 को पद्मश्री मिला था, 5 को पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण सहित 132 लोगों को यह पुरस्कार मिला। बिहार में तो कर्पूरी ठाकुर जी है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जननायक के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मिला है, सामाजिक कार्यकर्ता थे। वहीं पद्म विभूषण बिंदेश्वरी पाठक को मिला है, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता थे। पद्म भूषण चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को मिला है जो मेडिसिन के क्षेत्र में थे। वहीं पद्मश्री जो मिला है वह किसको मिला है तो अशोक कुमार को टिकुली कला के लिए मिला है, सुरेंद्र किशोर को साहित्य कला एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए मिला है, राम कुमार मल्लिक को ध्रुपद गायन कला के लिए मिला है, शांति देवी पासवान और शिवम पासवान को मधुबनी मिथिला पेंटिंग शैली में कलाएं विकास के लिए मिला है। भारत रत्न से संबंधित अन्य तत्व जो परीक्षा में पूछे जाते हैं तो 5 महान व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है हाल ही में, जिसमें 49वें नंबर के जननायक कर्पूरी ठाकुर, 50वें नंबर के लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह 51वें नंबर के है, पीवी नरसिम्हा राव 52वें नंबर के और एम.एस. स्वामीनाथन 53वें नंबर के। लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा संस्थापक सदस्यों में से एक कौन है? नानाजी देशमुख के बाद यह सम्मान पाने वाले भाजपा के तीसरे नेता है। अब तक 53 हस्तियों को भारत रत्न नवाजा जा चुका है। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। सबसे पहले सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी को मिला था। वहीं पूर्व राष्ट्रपति व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में यह पुरस्कार मिला था। इससे पहले 2019 में 3 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। कितने? 3 लोगों को, जिसमें प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका शामिल है। अब तक 5 बिहारी को भारत रत्न मिला है। अब तक कुल 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। इन 5 लोगों में पहला नाम है 1961 में मिलने वाले बिहार विभूति विधान चंद्र राय। दूसरे नंबर पे हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्हें 1962 में यह पुरस्कार मिला था। तीसरे नंबर पे संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जनक जयप्रकाश नारायण लोकनायक। वहीं शहनाई के जादूगर, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी हाल ही में 2024 में मिला है। फ्रांस के 4 नागरिकों को पद्म सम्मान मिला है। तो ये फ्रांस के 4 नागरिकों को जो है वह पद्म सम्मान मिला है। कौन कौन है 4 नागरिक? शार्लोट सोपा, किरण व्यास, पियरे सिल्वेन फिलियोजेट और फ्रेड नेग्रिट, 4 लोगों को मिला। संजय गांधी जैविक उद्यान हाल ही में ऑनलाइन टिकट बुकिंग 7 दिन पूर्व बुकिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। बताएं कि किस वर्ष पटना जू का गोल्डन जुबली मनाया गया है। तो 2023 में पटना जू का 50वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गोल्डन जुबली मना। पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान को 22 जून 2023 को 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए गोल्डन जुबली यानी स्वर्ण जयंती मनाई गई। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो के कार्यकाल में 1969 में 34 एकड़ जमीन में वनस्पति उद्यान के रूप में इसे बनाया गया था। उस वक्त इसका नाम गार्डन्स रखा गया था। 1972 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? 1972 में इसका नाम बदलकर जैविक उद्यान किया गया। इसके बाद 1973 में इसका नाम चिड़ियाघर किया गया, चिड़ियाघर के रूप में इसे जाना जाता था। फिर 1980 में संजय गांधी की मौत के बाद तीसरी बार इसका नाम परिवर्तित हुआ और संजय गांधी जैविक उद्यान किया। वर्तमान में पटना चिड़ियाघर में 110 विभिन्न प्रजातियों की 1100 से अधिक जानवर, पक्षी और सरीसृप उपलब्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में भारत में अव्वल रहा है? तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बिहार पूरे भारत में अव्वल रहा है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कुल 32 लाख से अधिक 32,55,839 स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल किए जा चुके हैं। बिहार दुनिया का इकलौता राज्य है जहां गांव-गांव में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। इसे बिजली चोरी रोकना और बिल भुगतान और मीटर रीडिंग अन्य तकनीकी खामियों को दूर करना है। राज्य सरकार द्वारा 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार विद्युत बोर्ड का गठन 1958 में किया गया था। 1 नवंबर 2012 को बोर्ड को भंग कर 5 कंपनियां गठित की गई, जिसका उद्देश्य वित्तीय घाटे को कम करना था। बिहार में लग रहे स्मार्ट बिजली मीटर का परिणाम है कि स्थापना के 65 साल बाद इतिहास में पहली बार बिजली कंपनी जो है वह मुनाफे में है। हमारा अगला क्वेश्चन, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बिहार के सचिव
कौन है जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया है? तो वो है वंदना प्रेयसी। हाल में 3 मई 2024 को इंडोनेशिया के जकार्ता में प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम का आयोजन किया, जहां नवीकरणीय ऊर्जा और परिवर्तन के लिए वैश्विक सहयोग विषय के साथ बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी द्वारा इसको संबोधित किया गया। वंदना प्रेयसी के अनुसार भारत जो है वह कई वर्षों से गैर जीवाश्म ईंधन से अपनी 40% बिजली क्षमता हासिल करके संयुक्त राष्ट्र के COP21 पेरिस शिखर सम्मेलन में अपनी प्रतिबद्धता को पार कर लिया है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करना विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमताएं विश्व स्तर में चौथे स्थान पर, वहीं पवन ऊर्जा क्षमता में भी भारत चौथे स्थान पर, सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पर है। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लिए क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे को विकसित किया है। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है। बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकारों के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया, जिस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री कलाकारों की कहानी बयां की गई है? तो 15 कलाकारों की। पद्मश्री कलाकारों पर हाल ही में किताब बिहार म्यूजियम में जो है प्रकाशित किया गया। वहीं बिहार में पद्मश्री कलाकार नामक इस किताब को बिहार म्यूजियम के अंदर अशोक कुमार सिन्हा द्वारा लिखा गया। आज़ादी के बाद अब तक बिहार में कुल 15 कलाकार, जिसमें 9 मधुबनी पेंटिंग और 6 अन्य कला को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक में बिहार के 15 पद्मश्री प्राप्त कलाकारों के बारे में जानकारी दी गई है। इस किताब में मध्यकालीन कला के 2 कलाकार उपेंद्र महारथी और श्याम शर्मा, वहीं लोक कला जगवंती देवी, गंगा देवी, सीता देवी, दुलारी देवी, बउआ देवी, गोदावरी देवी, शांति देवी, यानी इस तमाम लोगों के शिवन पासवान सहित ववान बुट्टी में कपिलदेव प्रसाद, पेपर मैसी में सुभद्रा देवी, टिकुली कला के कुमार विश्वास जैसे अन्य कलाकारों की कहानी को इसमें शामिल किया गया। बिहार को मिले पुरस्कार, तो ये अभी कई बार चर्चा हो चुकी है। 110 पुरस्कार मिला है पद्मश्री में। भारत ने इस बार 110 लोगों को पद्मश्री दिया है, 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण, 132 लोगों को मिला। बिहार को जो इस बार पुरस्कार मिला है उसमें भारत रत्न मिला है कर्पूरी ठाकुर को, पद्म विभूषण बिंदेश्वरी पाठक को, सामाजिक कार्यकर्ता पद्म भूषण मिला है चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को, वहीं पद्म श्री जो मिला है वह अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला के लिए, सुरेंद्र किशोर को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए, साथ में राम कुमार मलिक को ध्रुपद गायन के लिए राम कुमार मलिक को मिला। शांति देवी पासवान और शिवम पासवान को मधुबनी एवं मिथिला पेंटिंग शैली में गोदान शैली कला के लिए। हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर आया? तो मुजफ्फरपुर। गोल्डन कार्ड में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में मुजफ्फरपुर जिला पहले स्थान पर रहा है। वहीं इसमें राजधानी पटना जो है वह मुजफ्फरपुर के बाद दूसरे नंबर पर है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना एक पेपरलेस योजना है जो सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती में होने वाले मरीजों के इलाज के खर्चे को एक कैशलेस कवर प्रदान करती है। आयुष्मान भारत योजना जो है यह आयुष्मान भारत योजना जो है वह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हुई थी। इसके तहत भावुकों को हर साल 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाएगा और यह वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में चल रही है। हाल ही में 4 मई को 2024 को बिहार के किस जिले में 251वां स्थापना दिवस मनाया है? तो बिहार का जो है भागलपुर जिला। 4 मई 1773 को भागलपुर जो है इसकी स्थापना हुई थी और यह 4 मई 2024 को अपना 251वां स्थापना दिवस का भागलपुर ने 251वां स्थापना दिवस मनाया है। भागलपुर को सिल्क सिटी, भागलपुर को अन्य किस नाम सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे पिछले वर्ष 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने भागलपुर में स्ट्रीट फूड हब के रूप में चिन्हित किया था। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से सैंडिस कंपाउंड भागलपुर में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन 6 से 16 फरवरी 2024 तक किया गया। सैंडिस कंपाउंड अगर पूछे क्वेश्चन में तो कहाँ है? भागलपुर में। सैंडिस कंपाउंड मैदान भागलपुर में 4 से 7 दिसंबर 2023 के बीच 4 दिवसीय मंजूषा महोत्सव का आयोजन हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मंजूषा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में। भागलपुर बिहार के 9 प्रमंडलों में से सबसे छोटा प्रमंडल है। इसके अंतर्गत कितने मात्र 2 जिले आते हैं? भागलपुर और बांका। राजगीर के बाद बिहार का दूसरा रोपवे जो है वह मंदार बांका में ही बन रहा है। तो बांका जो है भागलपुर में आता है।
बिहार के प्रमंडल और उनके मुख्यालय और उनके ज़िले के बारे में चर्चा है। बिहार में पूर्णिया प्रमंडल जिसका मुख्यालय पूर्णिया में है, इसमें 4 ज़िले आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। इसमें ध्यान रहे 4 ज़िले आते हैं। सारण में 3 ज़िले आते हैं, मुख्यालय तो सारण ही होगा, सारण, सिवान, गोपालगंज। तो पूर्णिया में 4 ज़िले, जहाँ से पप्पू यादव जीते हैं चुनाव, उसमें 4 ज़िले आते हैं पूर्णिया प्रमंडल में। अररिया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। मैप देखेंगे तो आपको चारों जिला एक साथ नजर आएगा। सारण में 3 ज़िले आते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज एक साथ है। कोसी में, इसमें भी 3 ज़िले आते हैं, कोसी में 3 ज़िले। तो सारण और कोसी में 3 ज़िले। इसका मुख्यालय, कोसी का मुख्यालय जो है सहरसा में, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। मुंगेर में कुल आपको 6 ज़िले आएंगे। 6 ज़िले जो है केवल मुंगेर और तिरहुत में आते हैं। तो मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा, ये 6 ज़िले मुंगेर में आते हैं। भागलपुर में केवल 2 ज़िले आते हैं, बांका और भागलपुर। दरभंगा में 3 ज़िले आते हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। आ गया मगध, तो मगध में 5 ज़िले आते हैं, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल। मुख्यालय मगध का गया में है। पटना, तो पटना में जो है 6 ज़िले आते हैं, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। अब तिरहुत का मुख्यालय मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली। तो यहाँ पे 6 ज़िले आते हैं तिरहुत में। तो 6 ज़िले वाले ज़िले कौन है? तिरहुत, पटना और मुंगेर, ये 6 ज़िले वाले हैं। तो तीन प्रमंडल, 9 में से 3 प्रमंडल ऐसे हैं जहाँ पे 6 ज़िलों से मिलकर बना है 3 प्रमंडल। कौन कौन? मुंगेर, तिरहुत और पटना। और उसके अलावे तीन ज़िलों से बनने वाले, तो 3 ज़िलों से भी 3 है। 6 ज़िलों से बनने वाले प्रमंडल 3 है और 3 ज़िलों से बनने वाले प्रमंडल भी 3 है, जिसमें कौन कौन है? सारण, कोसी और दरभंगा। तो 3 6 खत्म हो गए। उसके बाद भागलपुर जो है वह 2 ज़िलों से मिलकर बना है। तो अब बच गया 2 प्रमंडल, तो एक 4 ज़िलों से मिलकर बना है, एक 5 ज़िलों से मिलकर बना है। तो 4 ज़िलों से मिलकर बना है पूर्णिया, जिसमें अररिया, किशनगंज और पूर्णिया, कटिहार है। और 5 ज़िलों से मिलकर बना है हमारा, 5 ज़िलों से ये मगध जिसका मुख्यालय गया में है, या 5 ज़िलों से मिलकर बना है, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल। तो 6 ज़िले से मिलकर बने हैं। 3 प्रमंडल 6 ज़िलों से मिलकर बने हैं, 3 प्रमंडल 3 ज़िलों से मिलकर बने हैं। और जो है एक प्रमंडल जो है 2 ज़िलों से मिलकर बना है, एक प्रमंडल जो है 2 ज़िलों से मिलकर बना है, फिर एक प्रमंडल 4 ज़िलों से मिलकर बना है, एक प्रमंडल 5 ज़िलों से मिलकर बना है, और कुल 9 प्रमंडल और कुल 38 ज़िले भी हैं। निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 6 से 8 मई 24 के बीच 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और पूछे जाने की संभावना प्रबल है। तो मॉरिशस के पोर्ट लुइस में 3 दिवसीय, कितने दिन का? 3 दिन के भोजपुरी महोत्सव का आयोजन हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज मॉरिशस सरकार की ओर से हाल ही में 6-8 मई के बीच पोर्ट लुइस में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें भोजपुरी भाषा, संस्कृति, विरासत, कला और इसके साहित्य की चर्चा हुई और अन्य कलाकारों की प्रस्तुति भी यहाँ हुई। इस महोत्सव में शामिल होने वाले 15 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल में बिहार के 3 प्रतिनिधि शामिल थे। राष्ट्रीय भोजपुरी संस्थान के संरक्षक डॉक्टर प्रोफेसर गुरुचरण सिंह, अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र सिंह व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर साहू थे। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितने? 22 भाषाओं को। 22 भाषा असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी है। तो ये संविधान में प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी, बाद में इनको और जोड़ा गया। बिहार में आयोजित महोत्सव, तो आम महोत्सव का आयोजन कहाँ? ज्ञान भवन में होता है। ज्ञान भवन में हुआ। पटना में आम महोत्सव राजकीय स्तर पर यह आयोजन हुआ था। सूफी महोत्सव तो मनेर शरीफ पटना में, सूफी संत का दरगाह। बाजरा महोत्सव तो भोजपुर में हुआ था, बाजरा। थावे महोत्सव तो गोपालगंज में ही होगा, थावे। किन्नर महोत्सव प्रेमचंद रंगशाला पटना में आयोजित हुआ था। जीरादेई महोत्सव तो यह जीरादेई सिवान में है। मंजूसा महोत्सव तो सैंडिस कंपाउंड मैदान भागलपुर में हुआ था, अभी हमने पढ़ा। उलार धाम महोत्सव तो पालीगंज पटना में। वहीं पक्षी कलरव महोत्सव तो नागीनट्टी जमुई में है, वहीं पे होता है। नागी पक्षी महोत्सव तो 2024 में नागी पक्षी आश्रयनी जमुई। बिहार जलवायु सम्मेलन प्रदर्शनी ज्ञान भवन पटना। नारी शक्ति
रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी बिहार म्यूजियम पटना, स्वर्णिम मिथिला समिट तो मिथिला हाट परिसर झंझारपुर मधुबनी, कुंडलपुर महोत्सव तो कुंडलपुर नालंदा, भोजपुरी महोत्सव तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में है। अगला क्वेश्चन, हाल में बिहार की किस बेटी का चयन अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है? जो पिछले 50 वर्षों से अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बनी है तो खुशी कुमारी है। बिहार के औरंगाबाद जिले की खुशी कुमारी का चयन अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम्स में हुआ है। पिछले 50 वर्षों में अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, इसकी जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकर ने दी। इसके अतिरिक्त बिहार के गया जिले के ऋषिलाल आज़ाद का चयन भी भारतीय वॉलीबॉल अंडर-18 टीम में हुआ है। वर्तमान में बिहार में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है। बिहार सरकार ने सभी स्कूलों के बच्चों के लिए यूनिक आईडी देने की घोषणा करी है। इस पर विशेष जानकारी एकत्र करने के लिए बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम कहाँ गई है? तो यह गई है चेन्नई में। शिक्षा विभाग के अनुसार बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों की एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जिसमें 12 अंकों का इसका अंक होगा। 12 अंकों का आईडी कार्ड पे अंक होगा। यह आईडी कक्षा एक में ही बच्चों को आवंटित कर दी जाएगी और यह 12वीं कक्षा तक रहेगी। बच्चों की पहचान इसी आईडी से होगी। इसी आईडी से बच्चों की कक्षा 1 से 12वीं तक के एकेडमिक डिटेल को आसानी से देखा जा सकेगा। इसके बेहतर संचालन और फायदे के बारे में अध्ययन करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक टीम चेन्नई के लिए रवाना हुई थी। हालांकि 13 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में APAAR यानी अपार एक राष्ट्र एक विद्यार्थी आईडी कार्ड पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। अपार यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्ट्री, क्या नाम है इसका फुल फॉर्म क्या है? अपार का ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्ट्री। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक योजना के तहत है। अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्ट्री यह केंद्रीय मंत्रालय की एक योजना है, जिस योजना के तहत देश भर में पढ़ने वाले छात्रों को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। 12 अंकों की होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू की जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए विशेष पहचान संख्या होगी। इसका उपयोग माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विद्यार्थी कर सकते हैं। इसके माध्यम से स्कूल, कॉलेज, अन्य कई जानकारियाँ डिटेल फॉर्म में होंगी। साथ ही विद्यार्थी अपनी संपूर्ण शैक्षणिक जानकारी सहित सभी पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसका उपयोग सरकारी नौकरी और साक्षात्कार में भी किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। बताइए कि नरेंद्र मोदी कब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो ये 26 मई 2014 को बने थे। प्रधानमंत्री पटना में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ। चुनावी सभा कर चुके आए थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जब कोई पीएम रोड शो किया नरेंद्र मोदी राजधानी पटना में। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। 2024 में 26 मई को उनके दोनों कार्यकाल को मिलाकर 10 साल पूरे हो गए हैं। 2001 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। 1985 में भाजपा में शामिल हुए थे। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता बने। नरेंद्र मोदी भाजपा से प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे नेता थे। नरेंद्र मोदी देश की आज़ादी के बाद जन्मे पहले भारतीय प्रधानमंत्री। 5 जनवरी 1952 को पटना में जन्मे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। 13 मई 2024 को 72 साल की उम्र में कैंसर से मृत्यु हुई। जेपी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था। आपातकाल के दौरान वह जेल भी गए थे। बताया कि बतौर बिहार में वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए हैं? तो ये रिकॉर्ड 11 बार बिहार के वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश करी। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ। तो बताया कि किस वर्ष में भारत सरकार ने उन्हें राज्यों के वित्त मंत्री में एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था? तो 2012-13 में एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। सबका आंसर तो 12-13 सब आंसर ही है। राजधानी पटना में जन्मे सुशील मोदी 5 जनवरी 1952 से 13 मई 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक और बिहार के वित्त मंत्री रहे थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा और कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री बने। मृत्यु के समय में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद थे। बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड 11 बार इन्होंने बजट पेश किया था। भारत सरकार ने इन्हें 2012-13 में सुशील मोदी को राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। क्योंकि वे जीएसटी को समझने के लिए
उस वक्त अन्य देशों की यात्रा की जहां जीएसटी लागू थी। जीएसटी अगर बात करें तो सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लागू था। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा लाया गया। 1 जुलाई 2017 से आधिकारिक रूप से जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी के बारे में विचार सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 ईस्वी में दिया था। कोई भी यात्री चलती ट्रेन से गिर जाने पर या हादसे का शिकार होने पर वह मुआवजे के लिए तभी हकदार होगा जब उसके पास टिकट होगा। टिकट नहीं रहने पर रेलवे मुआवजे का भुगतान नहीं कर सकता है। यह फैसला हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में सुनाया है? तो पटना उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। कौन? पटना। पूर्व मध्य रेल टोटल 18 रेलवे जोनों में से एक पूर्व मध्य रेल है जिसकी स्थापना 8 सितंबर 1996 को हुई थी। मुख्यालय इसका हाजीपुर में। इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल है: सोनपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, दानापुर, मुगलसराय, धनबाद। पटना उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को, इम्पोर्टेंट है, डेट के साथ याद रखें ताकि कन्फ्यूजन एग्जाम में न हो। 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अभी नए जो इसके मुख्य न्यायाधीश है कृष्णन विनोद चंद्रन है। वे अब तक केरल हाई कोर्ट के जज थे। 2025 में वे इस पद पर सेवा दे रहे हैं। उन्होंने संजय करोल का स्थान इसमें अभी लिया है। पटना हाई कोर्ट के अब तक के 2 मुख्य न्यायाधीश दिए हैं। तो पटना हाई कोर्ट अब तक देश के लिए 2 मुख्य न्यायाधीश दिया है। एक छठे मुख्य न्यायाधीश श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा और एक ललित मोहन शर्मा 24वें मुख्य न्यायाधीश जो बने थे। 44वें मुख्य न्यायाधीश है। पटना हाई कोर्ट से संबंधित तथ्य। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना की घोषणा 22 मार्च 1912 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रखी। पटना उच्च न्यायालय भवन का कार्य पूरा होने के फलस्वरूप औपचारिक रूप से लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 3 फरवरी 1916 को इसे खोल दिया। हालांकि उच्च न्यायालय भवन 3 फरवरी 1916 को खोला गया किंतु उच्च न्यायालय में वास्तविक रूप से 1 मार्च 1916 से काम शुरू हुआ। पटना उच्च न्यायालय में 26 जुलाई 1948 तक बिहार और उड़ीसा प्रांत के अधिकार क्षेत्र में रहा था जब उड़ीसा के लिए एक अलग उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। पटना हाई कोर्ट से संबंधित तथ्य। तो भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड हार्डिंग जो है वह द्वितीय कार्यकाल 23 नवंबर 1910 से 4 अप्रैल 1916 तक चला था। इसी के समय 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया। साथ ही बंगाल विभाजन की रद्द करने की घोषणा हुई। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड मेनार्ड डेस चैमियर थे। वहीं न्यायमूर्ति सुश्री रेखा दोषित कौन है? न्यायमूर्ति सुश्री रेखा दोषित पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन होने वाली पहली महिला थी। पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा थी जो बिहार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश भी रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो है फातिमा बीबी 6 अक्टूबर 1989 को चुनी गई थी। विजय लक्ष्मी पंडित झा स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश श्रीमती जस्टिन इंदु प्रभा थी जिन्हें पटना उच्च न्यायालय और इसकी रांची बेंच में अदालत आयोजन करने वाली पहली महिला न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है। पटना हाई कोर्ट से अब तक के 2 मुख्य न्यायाधीश दिए। कौन? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा 6ठे मुख्य न्यायाधीश और ललित मोहन शर्मा 24वें मुख्य न्यायाधीश। हालांकि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश श्री H.J. कानिया हीरालाल J.K. सुंदस कानिया थे। वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश श्री N.V. रमन यानी कि नुथलापति वेंकट रमन है। 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े थे। 48वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। अप्रैल 15 से पटना उच्च न्यायालय ने स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी समारोह की योजना बनाई जिसके अवसर पर उद्घाटन भारत में 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड व्यवस्था वर्ष 2010 में लागू की गई थी जिस व्यवस्था को पटना हाई कोर्ट में समाप्त कर दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है तथा अनुच्छेद 217 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश में हुई कुल वाहनों की बिक्री में कितनी प्रतिशत बिक्री बिहार में हुई है? तो 5.38%। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2023 में 12,88,000 वाहनों की बिक्री बिहार में हुई है।
दरअसल देश में 2,39,36,153 वाहनों की बिक्री हुई थी, जिसका 5.38% वाहन बिहार में बिका है। हालांकि देश भर में सबसे अधिक वाहन जो है वो यूपी में बिका था। तो देश में 2022 में 11.29 लाख और 2023 में 12.88 लाख वाहन बिका है। निम्नलिखित में से कौन बिहार हुआ देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में प्रसिद्ध था, जिसका हाल में निधन हुआ है? तो राजू प्रसाद जिन्हें पूरा भारत भीख मांगने के डिजिटल तरीके के लिए जानता है, डिजिटल भिखारी के रूप में 9 मई 2024 को निधन हुआ। QR कोड गले में डालकर यह भीख मांगता था, हाथ में हमेशा पैड स्मार्ट डिवाइस लिए रहता था, बैंक डिटेल उसमें थी इसकी। बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया रेलवे स्टेशन पर यह भीख मांगता था। हाल ही में 15 से 19 मई 2024 को आयोजित हुई इंडिया स्किल 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदकों का कौन सा मिलान सही है? तो 3 स्वर्ण जीता, 3 रजत जीता, 1 कांस्य, 7 के 7 पदक जीते, सभी सही है। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका आयोजन 15 से 19 मई तक हुआ। आयोजन स्थल दिल्ली, गांधीनगर, बेंगलुरु और मणिपाल था। बिहार के युवाओं ने कुल 7 पदक अपने नाम किया, 3 स्वर्ण, 3 कांस्य और 1 रजत। बिहार के राजेश शर्मा को कैबिनेट मेकिंग, अमित कुमार को इंफॉर्मेशन नेटवर्क केबलिंग और गौतम कुमार गिरी को IT बिजनेस सॉल्यूशन कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला। तीन विजयी प्रतिभागियों और फ्रांस के लियोन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्किल्स में बिहार में प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अतिरिक्त बिहार के गोवर्धन कुमार को साइबर सिक्योरिटी कैटेगरी में सिल्वर मेडल मिला तथा वाटर टेक्नोलॉजी कैटेगरी में सुजीत कुमार व हेयर ड्रेसर कैटेगरी में अवनी शर्मा और वेब टेक्नोलॉजी कैटेगरी में मौसम कुमार गिरी को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। 21 क्वेश्चन, बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2023 का टाइटल दिया गया है? तो बिहार के किस बालक को तो ये मिला है रियान मोहम्मद को। बिहार के किस बालक को? रियान मोहम्मद को FID द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया। तो बिहार के रियान मोहम्मद को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 टाइटल दिया गया। मोहम्मद रियान कहाँ का है? मोहम्मद रियान बिहार के पटना जिले का निवासी है। बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुआ एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप 2022 में मोहम्मद रियान ने अपनी 12 टीम स्टैंड चेस में शीर्ष स्थान हासिल किया। यह तमिलनाडु के पास P श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने। तमिलनाडु के P श्याम निखिल जो है 85वां ग्रैंड मास्टर बना है। इससे पहले बार्सिलोना स्पेन में चेन्नई, तमिलनाडु में वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वां ग्रैंड मास्टर बनी थी। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली रमेश बाबू भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी। 1987 में विश्वनाथ आनंद चेन्नई में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। ग्रैंड मास्टर की सूची तो यहाँ पे 3 याद ध्यान रखना है। अभी तक अजित सामंत महाराष्ट्र का 83 है, वैशाली रमेश बाबू तमिलनाडु का 84 और P श्याम निखिल तमिलनाडु का 85 है। किस राज्य सरकार ने राज्यों में अवैध खनन को रोकने के लिए अवैध रूप से बालू की ढुलाई पर रोक लगाने के लिए वाहनों में 20 इंची लाल रंग की पट्टी? तो बिहार खान और भूतत्व विभाग ने राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए एक नया आदेश जारी किया, जिसके अनुसार अवैध रूप से बालू की ढुलाई पर रोक लगाने के लिए वाहनों में GPS लगे वाहनों के चारों तरफ लाल रंग की 20 इंच चौड़ी पट्टी वाहन मालिकों को रंगवाना होगा और पट्टी के चारों तरफ 6 इंच साइज में खनन वाहन निबंधन संख्या व वाहन संख्या अंकित करना होगा। इसलिए खनन और भूतत्व विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी की है और 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। हालांकि बिहार सरकार ने अवैध रूप में बालू की ढुलाई पर रोक लगाने के लिए वाहनों में GPS लगाने के लिए अनिवार्यता पहले ही लागू कर चुकी है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अब सप्ताह में 1 दिन मंगलवार को मिड डे मील में गर्म दूध पीने को मिलेगा। बताएं कि यह पूरे भारत में मिड डे मील तो 1995 से यह लागू है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए अच्छी खबर है। सप्ताह में 1 दिन मंगलवार को मिड डे मील के तहत गर्म दूध पीने को मिलेगा। 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। 44 प्रखंडों का चयन किया गया है। मिड डे मील जो है मध्याह्न भोजन योजना के तहत केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है। इसकी शुरुआत जो है वह 1995 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति को बढ़ाना था। आज़ादी के बाद तमिलनाडु 1955 में इस योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना।
हालांकि पहली बार 1930 में फ्रांसीसी प्रशासन के तहत केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में इसे लागू किया गया। वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल, 38 जिले, 534 प्रखंड व 101 अनुमंडल है, जिसके अंतर्गत 8,405 पंचायतें हैं। महिला व बाल विकास मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसी महिलाओं के लिए शिकायत के समाधान में बिहार पुलिस का रिस्पॉन्स रेट जो है वो 1.1% है। ध्यान रहे, बिहार में संकट में फंसी महिलाओं के लिए केंद्रीकृत हेल्पलाइन नंबर 181 जो है वह 31 जुलाई 2014 को शुरू हुई थी। इस पर आने वाली शिकायतों में उससे निपटाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल में एक रिपोर्ट पेश किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ महिलाओं की शिकायतों को पुलिस जो है वह गंभीरता से नहीं लेती हैं, और बिहार भी इन्हीं में से एक शामिल है। बिहार में 2019 से 24 के बीच 5 वर्षों में कुल रिस्पॉन्स रेट जो रहा है वो 0.1%, 0 से 1% के बीच में रहा है। 1.1% एग्जैक्ट डाटा रहा है। वैसे राज्य जहाँ रिस्पॉन्स सबसे तुरंत और सबसे क्विक और सबसे बेहतरीन ढंग से लिया जाता है उसमें उत्तर प्रदेश जो है हमारा 1 नंबर पे है, जहाँ पे 7 लाख मामले आए और 7 लाख मामले में रिस्पॉन्स लिया गया, यानी कि 100 में 100%। पंजाब में 99.65%, गुजरात में 96.99%। सबसे कम रिस्पॉन्स आंध्र प्रदेश में लिया जाता है 0.85% और बिहार में 1.11%, कर्नाटक 7.9%। फोर्ब्स द्वारा जारी क्या 30 अंडर 30 बिहार में किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन करने के लिए शोध के लिए उन्हें इस सूची में शामिल किया गया, तो सपना सिन्हा को। हाल ही में फोर्ब्स अंडर 30 एशिया रिपोर्ट्स जारी हुआ है, जिसमें इसका 9वां संस्करण है, और एशिया प्रशांत क्षेत्र में 30 साल से कम उम्र के युवा उद्यमियों नेताओं को बढ़ावा देने के लिए कारोबार जगत में बदलाव लाने के लिए नाम शामिल किया गया। इस सूची में मुजफ्फरपुर बिहार की बेटी सपना सिन्हा 29 वर्ष की मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान में अध्ययन के लिए शोध के लिए उन्हें शामिल किया गया है। सपना सिन्हा बिहार की पहली महिला बन गई है जिनको इस लिस्ट में जगह मिली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की पढ़ाई पूरी करने वाली सपना सिन्हा वर्तमान में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर है। इससे पहले वह जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवा दे चुकी है। बिहार के किस जिले में बिहार के अब तक सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, तो बांका में। कहाँ? बांका में। बिहार में अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बांका में लगाया जाएगा। इस सोलर पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट होगी। यह पावर प्लांट बांका जिले के ककवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। कादीबारा दरभंगा में बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जिसका उद्घाटन 2022 में ऑलरेडी हो चुका है। किस वर्ष विकसित भारत की दिशा बनाने की दिशा में आयोग ने राज्यों से सुझाव मांगा है। किस वर्ष तक विकसित भारत बनाने की दिशा में नीति आयोग ने राज्यों से सुझाव मांगा है, जिसके लिए बिहार ने जून 2024 के बाद केंद्र को अपना विजन डॉक्यूमेंट भी सौंपेगा वर्ष 2047 के लिए। वर्ष 2024 तक विकसित भारत बनाने के लिए तैयार होने वाले ब्लूप्रिंट में बिहार भी मदद करेगा। इसको लेकर बिहार एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगा और इसके माध्यम से केंद्र सरकार को अपना सुझाव देगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके CEO VVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग ने हाल ही में एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया, जिसमें बिहार की देश में ओवरऑल 22वें स्थान पर है। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगडिया है, वह 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वह नियुक्त हुए हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगडिया। 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन हुआ। 16वें वित्त आयोग है, अरविंद पनगडिया इसके अध्यक्ष। मौसम के पूर्वानुमान के लिए बिहार सरकार ने कब मौसम सेवा केंद्र व मौसम बिहार नामक एक ऐप लॉन्च किया, जिस मॉडल को हाल में 5 राज्यों ने अपनाने में दिलचस्पी जताई है, तो 27 मई 2023 को। योजना एवं विकास विभाग द्वारा संचालित मौसम सेवा केंद्र में अत्याधुनिक तकनीक इस्तेमाल किया गया, जिसमें सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। सरदार पटेल भवन पटना में इस केंद्र तथा इसके संचालन के लिए मौसम बिहार नामक ऐप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 27 मई 2023 को लॉन्च किया गया। बिहार के मौसम पूर्वानुमान मॉडल में से जिन 5 राज्यों ने रुचि दिखाई उसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु है। मौसम बिहार में राज्य की सभी पंचायतें जुड़ी हुई है। यहाँ से मौसम के पूर्वानुमान की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इस मॉडल की सबसे खास बात यह है कि इसमें हर पंचायत से हर 15 मिनट में मौसम पूर्वानुमान की जानकारी आती है। इस प्रकार पंचायत
से दिन भर में 96 बार डाटा आता है और सभी पंचायतों से दिन भर में 80,000 से अधिक डाटा संकलित किए जाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर दी जाने वाली पद्म अवार्ड से संबंधित अनुशंसा आमंत्रित की है। बताया कि 2024 में बिहार को मिले पुरस्कार में कौन सा मिलान सत्य है, तो एक को पद्म विभूषण मिला है, एक को पद्म भूषण मिला और 4 को पद्मश्री मिला, यानी तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस मौके पर दिए जाने वाले अवार्ड से संबंधित अनुशंसा आमंत्रित की है। केंद्र सरकार की ओर से बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा के लिखे गए पत्र आग्रह में राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर अपनी अनुशंसा हर साल 15 सितंबर तक मुहैया करा दे। पत्र में कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति की सिफारिश पद्म अवार्ड के लिए की जा रही है उसके संबंध में कम से कम 800 शब्दों में विस्तार से जानकारी भी दे। पद्म पुरस्कार एक नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा, सामाजिक कार्य और शिक्षा, नृत्य, कला, संस्कृत, खेल, सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य समेत अन्य उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024 में 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री सहित 132 लोगों को यह पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया था। बिहार को मिले पुरस्कार, तो इसको कई बार देख चुके हैं। बिहार को मिले पुरस्कार बिहार के किस जिले को प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर के नाट्य स्वर अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान से सम्मानित किया गया, तो पूर्वी चंपारण मोतिहारी को नटराज कला सम्मान मिला है। संस्कृति मंत्रालय ने भारत सरकार के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद तथा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से पटना में प्रेमचंद रंगशाला में 14वां नटराज उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पूर्वी चंपारण के प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 2024 में द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के 94 कलाकारों को वर्ष 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार के 5 कलाकार शामिल है। तो भरत शर्मा व्यास पूर्वी गायन के सम्राट हैं, जिन्हें लोक गायक कहा जाता है। प्रेमलता मिश्रा मैथिली में अभिनय हेतु, और डॉक्टर नीतू कुमारी जो लोक गायिका है, डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन, और सीताराम सिंह गायक व संगीतकार, आसफ अली हैदर खान नाट्यशास्त्र। कहाँ आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कालाबाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा की बैठक में बिहार मॉडल की काफ़ी सराहना हुई, तो रांची झारखंड। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कालाज्वर उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति को समझने के लिए हाल में रांची में 3 दिवसीय समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, और रांची में हुए इस समीक्षा बैठक में नेशनल कालाज्वर उन्मूलन कार्यक्रम की बैठक में बिहार मॉडल की सराहना हुई। बिहार अब लोक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में भी लगभग काला ज्वर से जो है मुक्त हो चुका है, और राज्य के सभी प्रखंडों में काला ज्वर रोगियों की संख्या 10,000 की आबादी में 1 रोगी से भी कम पहुंच चुकी है। काला ज्वर एक संक्रामक बीमारी है। काला ज्वर रोग फैलने का मुख्य कारण परजीवी बालू मक्खी है, और इस बीमारी को ब्लैक फीवर, दमदम बुखार, काला ज्वर आदि के उपनाम से भी जाना जाता है। बिहार में शराबबंदी की नीति पर 24 मई 2024 को द लेसेंट में प्रकाशित एक शोध में बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा, कौन सी भावनात्मक हिंसा में 4.6% की कमी आई है। बिहार में विधानसभा में पारित होने के बाद 5 अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, और बिहार शराबबंदी नीति पर द लिसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में एक नया शोध प्रकाशित हुआ, जिसके अनुसार एक तरफ जहां स्वास्थ्य संबंधी लाभ हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हिंसा में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंध से पहले बिहार के पुरुषों में शराब का सेवन 9.7% से बढ़कर 15% हो गया था, लेकिन प्रतिबंध के बाद बिहार में कम साप्ताहिक रूप से शराब सेवन में 7.8% की गिरावट दर्ज हुई है। बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में 4.6% व यौन हिंसा में 3.6%, भावनात्मक में 4.6 और यौन में 3.6 की कमी आई है। शराब पीने के मामले में 24 लाख पुरुषों में से अधिक वजन, मोटापे और 18 लाख मामलों में अतरंग द्वारा हिंसा के मामलों में 21 लाख की कमी आई है। हाल ही में 26 नवंबर 2022 को बिहार नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। 26 नवंबर 2011 को मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हालांकि उस समय शराबबंदी नहीं लागू था। बिहार ने 1 अप्रैल 2026 को शराबबंदी को लागू किया, और इससे पहले 1977 ईस्वी में जननायक कर्पूरी ठाकुर जो मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने भी
इसे शराबबंदी को लागू किया था, लेकिन 2 साल बाद उन्हें कानून भंग कर पुनः शराब खोल दिया गया। हालांकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 से लागू है, नीतीश कुमार की सरकार के समय से। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार, जिसे हाल में 24 मई 2024 को नष्ट कर दिया गया। बताया किस जिले में, तो यह हमारे पूर्णिया जिले में है। पूर्णिया जिले में प्रसिद्ध उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल जो 4 स्टार था, जिसको 24 मई को नष्ट कर दिया गया और यह पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा था। 1984 में इसका निर्माण हुआ था। अमेरिका में रह रहे पूर्णिया के एक प्रसिद्ध डॉक्टर मोहन राय द्वारा इसे बनवाया गया था। मोहन राय कौन थे? अमेरिका में एक बार अमिताभ बच्चन का इलाज उन्होंने किया था और जान बचाया था, जिस कारण अमिताभ बच्चन ने उन्हें 4 स्टार सिनेमा हॉल के उद्घाटन में अपनी फिल्म शराबी जो है मुफ्त में दे दी थी। और साथ ही इस सिनेमा हॉल का उद्घाटन करने के लिए अमिताभ बच्चन पूर्णिया आने वाले थे, लेकिन किसी सुरक्षा कारणों से नहीं आ सके। प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर बिहार में पहली बार महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा। इसके आयोजन में कब तक किया, कब से कब तक? तो 10 से 16 जून के बीच प्रो कबड्डी लीग की तर्ज पर महिला कबड्डी लीग का भी आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण खेल विभाग द्वारा महिला विकास निगम के संयुक्त प्रयास से इसका आयोजन 10 से 16 जून तक पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पटना में होगा। 7 दिनों तक चलने वाले इसमें 6 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? रविंद्रन शंकरन और मौजूदा खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता। अन्य तत्व तो बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 14 झांकियों में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी यानी मेडल लॉ नौकरी पाओ झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला था। एक स्वायत्त पंचायत के रूप में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 25 मार्च 2023 को कानूनी मान्यता मिली थी। डेट याद रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 25 के लिए आवेदन प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है। इस पुरस्कार के तहत बिहार से सम्मानित होने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 2024 में मोहम्मद हुसैन को मिलेगा, यही सत्य है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के आवेदन की प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है, जो 31 जुलाई 2024 तक चलेगी, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भाग लेंगे और ये आवेदन कर सकते हैं। यह पुरस्कार असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा 19 जनवरी 2024 को हुई है। इसमें देश के सभी क्षेत्रों के 19 बच्चों का चयन किया जाएगा, जिसमें 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल होंगी। 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की हिस्सेदारी इसमें होगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में 2024 में मोहम्मद हुसैन कला और संस्कृति के लिए, 2023 में किसी को भी नहीं मिला और 2022 में मिला था पल साक्षी को। यहाँ पे 23 में पल साक्षी, जो कि गलती है। तो 22 में पल साक्षी सामाजिक सेवा के लिए और साथ में धीरज कुमार को वीरता के लिए मिला था 2022 में। कब मिला था? 2022 में। तो ये भी क्वेश्चन गलत है, ये वही है ऑप्शन, तीनों ऑप्शन गलत है। 22 में मिला था पल साक्षी और धीरज कुमार दोनों को, और 24 में मिला है मोहम्मद हुसैन को कला और संस्कृति के लिए। उसके बाद 23 में किसी को नहीं मिला था। उस कार्यक्रम का नाम बताइए जो 28 मई 2024 को पटना में आयोजित किया गया, जहां बिहारी व्यंजनों को प्रमोट किया गया। तो पंगत। 28 मई 2024 को पटना में आयोजित कार्यक्रम में देश के पूरे फूड शेफ ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में बिहार के व्यंजना और उसका खासियत विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ। पिछले वर्ष 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने भागलपुर के स्ट्रीट फूड हब के रूप में इसे चिन्हित किया। बिहार के वैसे खाद्य पदार्थ जिन्हें जीआई टैग मिले, तो बिहार खाद्य उत्पादों में सिलाव खाद्य नालंदा एकमात्र उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा 6 अन्य उत्पाद जो हैं जिसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा 6 यानी कुल 7। मुजफ्फरपुर की लीची है, भागलपुर का जर्दालू आम है, कतरनी चावल है, मिथिला मखाना है, चंपारण का मिर्चा चावल। बिहार के उत्पादों की जीआई टैगों की सूची 6 से ज़्यादा। जीआई टैग का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है। किसी भी वस्तु के उत्पाद या 10 वर्ष की अवधि के लिए जीआई टैग दिया जाता है। बिहार में आखिरी बार अप्रैल 2023 में पश्चिम चंपारण का मरचा चावल को जीआई टैग मिला था। सिलाई खाजा खाद्य पदार्थ है। सुजनी कढ़ाई हस्तकला है। सिक्की ग्रास हस्तकला है। मधुबनी पेंटिंग को मिला है। खटवा अपलीक हस्तकला को, भागलपुरी सिल्क हस्तकला को, शाही लीची को, कतरनी चावल को, जर्दालू आम को, मगही पान को और मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। साथ में लास्ट में मरचा चावल को मिला है बेतिया के। तो ये हमारा मई का वीडियो कंप्लीट हो गया। आगे जून का वीडियो आएगा तो हम लोग डाल देंगे इस पर। बाकी अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो इस करेंट अफेयर के पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आसानी से उपलब्ध है, वहाँ जाके आप परचेज करना पड़ेगा। फिर आपको 1 साल का पूरा करेंट ईयर का करेंट अफेयर, बाकी बीपीएससी से रिलेटेड टॉपिक टेस्ट वगैरह सीरीज भी मिल जाएंगे। तो जिन लोगों को ज़रूरत हो वे लोग जाकर वहाँ से ले सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।
धन्यवाद।